अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, आज कल रात को मेरा बेटा काफ़ी उदास था, तो मैंने इसकी माँ से पूछा। मैंने कहा क्या हुआ? 20 साल का है मेरा बेटा। तो कहती है उसके दोस्त की डेथ हो गई। तो मैंने कहा उसका दोस्त इसकी उम्र का ही होगा? कहती है 18 साल का था। तो कल फ्यूनरल है तो वो वहाँ जा रहा है। तो मैंने बेटे को समझाया। मैंने कहा बेटा चलता है, लाइफ है इसमें। तो मैंने कहा कहाँ, चर्च में है फ्यूनरल? कहता नहीं पापा वो हिंदू है मेरा दोस्त। तो मेरी वाइफ ने कहा कि उसके सारे दोस्त हिंदू हैं, 95% दोस्त हिंदू हैं। तो मेरा छोटा बेटा कहता है कि पापा मेरे भी तकरीबन सारे दोस्त हिंदू हैं, कृष्णा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो एक तो रिलीफ हुआ, क्योंकि मुसलमानों की संगत में रह के आदमी इंसान तो रहता नहीं है। तो मुझे हमेशा यही फिक्र होती थी। अच्छा, मैं अपने बच्चों को बड़ा इंडिपेंडेंट रखा है, कभी इनको पूछता नहीं कि कौन दोस्त हैं, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। अच्छी तरबियत करो और ट्रस्ट करो। तो पहली बार मुझे पता चला कि इनके दोस्तों का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंसान के बच्चे बने रहेंगे अगर हिंदुओं के दोस्त होंगे तो खैर, सवाल ये बात करने का मकसद ये था कि अजीज़ दोस्तों, आपने नोट किया है कि कोविड आने के बाद यंग डेथ कितनी हो रही हैं, यंग लोगों में बीमारियां कितनी फैल रही हैं। और ये सब नतीजा है वैक्सीन ने इंसान की ज़िंदगी को तबाह करके रख दी है और लोगों की उम्र छोटी हो गई है। जो कॉरपोरेट सेक्टर है ना, ख़ास तौर पे ये फार्मास्यूटिकल वाले, ये चीज़ें करते हैं। इस वीडियो के एंड पे मैं एक 7 मिनट की वीडियो लगा रहा हूँ एक प्रोफेसर की। वो डिटेल में बता रहे हैं, खाली ये नहीं कि कोविड की वैक्सीन, और वैक्सीनों में भी अंदर इंसान की काफ़ी तब्दीलियाँ होती हैं, इतनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं अंदर बॉडी के अंदर कि वो जो एक नेचुरल सिस्टम है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं ये वैक्सीन। उसके अपने फ़ायदे हैं वैक्सीनों के, ठीक है, लेकिन साथ में जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो नुकसान होते हैं उसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। ये एक ऐसी डेंजरस चीज़ आ गई है इस कोविड के सिलसिले की और ये फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से कि बताया नहीं जा सकता। ये जो मैं एंड पे वीडियो प्रोफेसर साहब की दिखा रहा हूँ, उसमें वो बता रहे हैं कि दुनिया में 2 बड़े कॉजेज़ हैं ना मरने के, वो हार्ट डिजीज़ हैं और कैंसर है। तीसरे नंबर पे जो है ना मौत के कारण सबसे बड़ा, वो है प्रिस्क्राइब दवाएं। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ना दवाएं, उनका बड़ा दखल है। और मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स, इवन यहाँ पे यूरोप में भी आपको मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं ना, वो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एजेंट होते हैं। तो ये एक बड़ा सैड चीज़ है। हमने इंडिया पाकिस्तान में अपने इलाकों में कितने सुनते हैं, यंग एज में ये मर गया, वो मर गया। सेलिब्रिटीज़ में से मैं देखते हैं, इधर उधर से देखते हैं। इसने दुनिया को तबाह कर दिया। अजीज़ दोस्तों, एक आपके साथ अपने दोस्त की एक ख़बर शेयर करने के बाद मैं रशिया यूक्रेन की तरफ आता हूँ। हमारे दोस्त हैं दर्शन नेगी जी, सरदार दर्शन नेगी सिंह जी। आपको याद होगा पिछले साल 15 अगस्त को जब हम डिस्प्ले ट्रक लेके निकले थे और खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारा उनसे झगड़ा हुआ था। तो उस झगड़े में मैं और दर्शन जी थे और सामने कोई 50-60 खालिस्तानी थे। और दर्शन जी एक सिख होते हुए तिरंगा हाथ में उठाए बहादुरी से उनसे उनका मुकाबला किया था। तो दर्शन जी टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं। और हमारे एक और दोस्त हैं निमित सिसोदिया जी, वो भी लंदन में
टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं। इन्होंने अपनी एक कंपनी लॉन्च की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। DN ग्लोबल टेक के नाम से ये कंपनी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है आजकल हर चीज़ में आ गई है, और उसके पॉजिटिव्स की बात करें तो काफ़ी उससे कामकाज आसान हो गए हैं। तो इन्होंने ये कंपनी इसीलिए लॉन्च की है कि मुख्तलिफ़ कंपनियों को, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि उनका काम आसान हो, और ग्रीन इन्वायरमेंट के हवाले से भी ये काफ़ी काम कर रहे हैं। तो बताना ये था कि मेरे व्यूअरशिप इंग्लैंड की भी काफ़ी है, तो आपको अगर इनसे कोई फ़ायदा उठाना हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ये इनका मैं डिटेल्स आपके सामने, अगर आप ईमेल करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, या आपकी ईमेल में इनको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इनसे कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने बिजनेस के लिए ज़रूरत हो तो। अजीज़ दोस्तों, इन्वायरमेंट के हवाले से बात निकली तो मैं कहा कि पहले वो कर लूँ, फिर रशिया यूक्रेन की तरफ जाते हैं। जब मैं MQM में था और हम मुशर्रफ के ज़माने में बहुत टॉप पे जा रहे थे, और फिर मुशर्रफ के बाद भी पीपल्स पार्टी के साथ भी 5 साल गवर्नमेंट में रहे 2013 तक, तो हमारे एक कोलीग थे जिन्होंने माल तो बहुत बनाया, बहुत हराम का माल बनाया इन्होंने, लेकिन बहरहाल तो एक दिन जिनीवा में वो आए थे, तो मैं जिनीवा में उनके साथ बैठा था, तो बता रहे थे बड़ाई खाते हुए कि जॉन कैरी से मैं मिला था, अमेरिका का उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी था, और मेरी मुलाकात हुई थी जॉन कैरी से और फलान ढुमकान। तो मैं जॉन कैरी के हवाले से जानता तो था थोड़ा बहुत ही, तो बोला वो इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो जॉन कैरी इन्वायरमेंट के हवाले से वाकई कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जैसे बिल गेट्स करता है। पता चला कि अभी जॉन कैरी को बुलाया गया, अभी भी वो मुख्तलिफ उसमें सरकार के सहूलतकार रहते हैं अमेरिका में, तो उनको बुलाया गया कि भाई आप प्राइवेट जेट में सफ़र करते हैं, पेशाब करने भी जाना हो तो जेट में बैठ के जाते हैं अपने, तो फिर आप इन्वायरमेंट की क्लाइमेट, आप तो ऑफिशियल US क्लाइमेट इन्वॉय हैं, और आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो आप प्राइवेट जेट में जा रहे हैं, तो फिर जाके आप वहाँ पे तकरीर करते हैं कि गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी से माहौल ख़राब होता है। हज़ारों गाड़ियों के मुकाबले में एक प्राइवेट जेट इतना मामला ख़राब कर देता है जो हज़ारों गाड़ियाँ नहीं करती। तो कहते हैं मैं तो ओथ में हूँ, मैं बता दूँ मेरा कोई प्राइवेट जहाज़ है ही नहीं। तो उनको प्रूफ दिया गया कि आप इस जहाज़ में गए थे। बोला वो मेरी बीवी का जहाज़ है। इनकी बीवी हैंस कंपनी की मालिक हैं। हैंस आपको पता है केचप, मायोनेज, सॉस बनाने की बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वो हैंस कंपनी की मालिक है, तो उसका अपना प्राइवेट जहाज़, तो उसका शोहर है जाहिर, और उसमें जा रहा है, घूम रहा है। यही चीज़ बिल गेट्स भी कहीं भी जाएगा प्राइवेट जेट में जाएगा। और जब उसको इस पर कहा गया कि आप तो बड़ी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप तो खुद प्राइवेट जेट में माहौल ही ख़राब कर रहे हैं। तो उसने कहा प्राइवेट जेट से इतना मामला ख़राब नहीं होता, और इट डज नॉट मेक मी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना इस फील्ड में, और सत्यानाश भी कर रहे हो। बिल गेट्स तो एक, मैं कहता हूँ कि दुनिया में एक बदबूदार इंसान है, ऐसा बदबूदार इंसान है जो शो करता है बर्गर लेने के लिए लाइन में खड़ी होगी, वो सोशल मीडिया पर हंगामा, देखो इतना बड़ा आदमी बर्गर लेने की लाइन में खड़ा है। तो प्राइवेट जेट में क्यों जाता है भाई? जो एक पैसेंजर एयरलाइन है उसमें एक टिकट लेके चला जा भाई, भले तू है फर्स्ट क्लास में जा भाई। ये सब टोपी ड्रामे हैं। वैक्सीन के हवाले से इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल के पैसों से करता है। दुनिया में सबसे बड़ा ढकोसला है ना ये बिल गेट्स है। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लूँ कि इंडिया में और अमेरिका में और कनाडा में
इंडियन चावल के लिए लोग मारा कुटाई हो रही है और स्टॉक जमा कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने चावल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी कर दी है, जिसकी वजह से चावल का क्राइसिस आने वाला है। वैसे ही रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील ख़त्म कर दी है, जो कि 2000 पिछले साल जुलाई में हुई थी यूनाइटेड नेशंस की स्पॉन्सरशिप से, जिससे कि ये था कि फूड ग्रेन स्मूथली यूक्रेन और रशिया के उस रास्ते से निकलेंगे। लेकिन आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियर ओलिवर ने कहा है कि ब्लैक सी ग्रेन डील फेल होने की वजह से फूड आइटम्स की प्राइसेस 10 से 15% बढ़ जाएंगी, यानी 10 से 15% महंगाई बढ़ेगी। ये आप सोचें कि क्या क़यामत आने वाली है। ऑलरेडी महंगाई से दुनिया परेशान है और महंगाई बढ़ रही है। अजीज़ दोस्तों, रशिया यूक्रेन के हवाले से सिचुएशन ये है कि पोलैंड है ना, वो बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का खेल खेल रहा है। पोलैंड के बॉर्डर मिलते हैं ना ईस्टर्न साइड पे, यूक्रेन से लाटविया लिथुआनिया वगैरह इसके करीब जो मुल्क हैं, उनकी ज़मीनें हड़पना चाहता है। पोलैंड ने इस यूक्रेन रशिया वार में एहसान फरामोशी की मिसाल बना हुआ है, क्योंकि पोलैंड पे ही जर्मनी का हमला हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, और अलाइड फोर्सेस यूरोप को बचा नहीं पा रही थी। लंदन तक पे हमले शुरू हो गए थे। फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम सब कब्ज़ा हो चुका था, पूरा ईस्ट यूरोप कब्ज़ा हो चुका था, रशिया के बॉर्डर तक आ गया था। लेकिन रशिया से हिटलर नहीं लड़ा था। ये तो हिटलर ने लेनिनग्राड, जो कि अब नया नाम इसका सेंट पीटर्सबर्ग है, उस पर जब हमला किया तो रशिया ने फिर रिटेलिएट किया। रशिया के मिलियंस ऑफ सोल्जर इस जंग में मरे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में ज्यूज के होलोकॉस्ट की बात होती है, लेकिन 2 बड़े होलोकॉस्ट और हुए हैं जिसके बारे में नहीं बात होती, क्योंकि वो बेचारे गिनती में नहीं आते। यहूदी स्ट्रॉन्ग हैं, उनको वो एक्सपोजर मिला। जिप्सी, मिलियंस ऑफ जिप्सी मार दिए थे हिटलर ने, जो खाना बदोश होते हैं, तो उनके बारे में आज तक सुना भी नहीं होगा आपने। वो भी मिलियंस मार दिए थे कि ये बेकार लोग हैं, दुनिया के काम के नहीं है, मार दो। हिटलर आफ्टर ऑल वाज अ रेसिस्ट, फैशिस्ट। ब्लू आइज, ब्लॉन्ड हेयर्स, प्योर रेस, सुपर रेस, इसका बिलीव करता था। तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा मेरा अंदाज़ा है, मुझे सही फिगर याद नहीं है, लेकिन बहुत मिलियंस ऑफ फौजी मारे थे रशिया के इसने और सिविलियंस। वहाँ पे फिर रशिया ने जो इसको जवाब दिया ना, तो वहाँ से हिटलर पीछे हटना शुरू हुआ और रशिया आगे बढ़ना शुरू हुआ। पोलैंड को जर्मनों से आज़ादी रशिया ने दिलाई थी। आज पोलैंड उस बात को भूल रहा है और इस जंग में नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है। क्योंकि मैं अगेन आप लोगों को मेरी वीडियो से यही लगता होगा कि मैं रशिया को सपोर्ट करता हूँ। मैं करता हूँ सपोर्ट, इसलिए कि रशिया एविल फोर्स अमेरिका से लड़ रहा है। अमेरिका इस दुनिया की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। देखें, अमेरिका इस वक्त यूक्रेन रशिया के चक्कर में यूरोप को बर्बाद कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं, यूरोप को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस जंग में। यूक्रेन तो तबाह हो गया। मैंने अभी यूक्रेन की एक वीडियो देखी, बिलीव में बड़ा अफसोस हुआ। पूरा शहर तबाह, बिल्डिंगें तबाह, सड़कें सुनसान, लोग भाग गए हैं। 40% पॉपुलेशन यूक्रेन छोड़ चुकी है। और अभी जो इसने हमला किया था यूक्रेन ने, वो हमला है ना, कहा यह जा रहा है कि बड़ा उसने मुकाबला किया ये वो, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव नाम के इस हमले में जो रशिया ने फिर उसको काउंटर किया ना, तो रशिया ने फिर शहरों पे भी हमले किए हैं। बड़ी ज़बरदस्त तबाही हुई है। ऑल्दो के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ना, उसने कहा है कि यूक्रेन ने अपनी हाफ टेरिटरी रशिया से वापस ले ली है, जो रशिया ने कब्जा कर लिया था।
यूक्रेनियन बहुत टफ फाइटिंग कर रहे हैं और रशिया से अपना मुल्क आज़ाद करा लेंगे। और अभी अर्ली डेज हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट। काउंटर ऑफेंसिव हफ्तों या महीनों में नहीं, हफ्तों या दो तीन हफ्तों में नहीं ख़त्म होगा, महीनों में ख़त्म होगा। ये CNN को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा है। और F-16 को रोक लिया है, क्योंकि F-16 अभी भी डिस्कशन में चल रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन इनको डर है कि F-16 है ना, B-61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब फेंक सकता है। और रशिया ने साफ कह दिया है कि हमारे को यूक्रेन या रशिया के आसपास अमेरिकन F-16 नज़र आए ना, तो हम इसको न्यूक्लियर वॉर डिक्लेयर करेंगे और फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए रशिया ने अमेरिका ने फिल वक्त ये रोक लिया है। अब पोलैंड कोशिश कर रहा है कि बेलारूस से जो इसकी बॉर्डर मिलती है, तो वो बेलारूस पे भी हमला करने का सोच रहा है। बेलारूस रशिया का पार्टनर है इस जंग में, और पुतिन ने कहा है कि मेरे जो पार्टनर हैं उनका डिफेंस करना मेरे लिए ऐसे ही है जैसे रशिया का डिफेंस करना। तो दिन ब दिन अमेरिका पुश कर रहा है मुख्तलिफ फोर्सेस को कि न्यूक्लियर वार शुरू हो जाए, जंग को एक डेंजरस लेवल पे लेके जाना चाहता है। और ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अमेरिका लेके जा रहा है। अमेरिका शायद अभी भी इस भूल में है कि 7 समंदर पार है तो अमेरिका को कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और फिर अमेरिका अगर उधर चाइना को भी छेड़ता है तो रशिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका, बड़ा तगड़ा मुकाबला है। अमेरिका अंडर एस्टिमेट ना करे, दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी फौजी ताकत है रशिया और चाइना। और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। चाइना ने अगर आज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनियों का ठप्पा बिठाना चाहे ना, 1 सेकंड में बिठा सकता है। और टेक्नोलॉजी पे ये लोग चलते हैं, पूरी दुनिया का सत्यानाश करेगा अमेरिका। ये एक डेंजरस चीज़ है, इस जंग को रुकना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, वापस आपको वैक्सीन की तरफ ले आऊँगा। एंड पे जो वीडियो दिखानी है कि देखें अमेरिका के जो फिगर्स हैं कोविड के हवाले से, वो RKF कैनेडी, जो कि रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जो बाइडेन की पार्टी से हैं और जो बाइडेन के मुकाबले पे खड़े होंगे अगर जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी ने नॉमिनेट किया। उम्मीद कम है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बड़े आउटस्पोकन है और साफ कहा है कि मैं अगर इलेक्शन जीत गया तो अमेरिका की सारी जंगें ख़त्म कर दूंगा। तो कॉरपोरेट सेक्टर तो इसको जितवाने की कोशिश नहीं करेगा, इसको हरवाने की कोशिश करेगा, जैसे लास्ट इलेक्शन में ट्रंप को हराया था। रॉबर्ट कैनेडी ने कहा है कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है ना, वो दुनिया की पॉपुलेशन की 4.2% है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की 4.2% है। तो फिर कोविड में 16% मौतें अमेरिका की क्यों थी? यानी टोटल जो लोग मरे थे कोविड से पूरी दुनिया में, उसमें 16% है ना, वो अमेरिकन मरे थे। ये क्या चक्कर है? इसने कहा कि अगर डेथ रेट बाय कंट्री देखें तो 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर 3000 अमेरिकन मरे थे। लेकिन बराबर में हैटी है, छोटा सा मुल्क है, बराबर में हैटी है, वहाँ पे 1 मिलियन पे 15 लोग मरे। और नाइजीरिया में 1 मिलियन पे 14 लोग मरे, जबकि हमारे 1 मिलियन पे 3000 लोग मरे। इससे हमें ये पता चलता है कि ये नेचुरल पैंडेमिक नहीं था। और हमारे हैटी और नाइजीरिया के मुकाबले में अमेरिका का हेल्थ सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हमारी इतनी मौतें क्यों हुई? ये एक सवाल है जिसका जवाब अमेरिकन अथॉरिटीज़ को देना होगा। ये
रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने अपनी करंट स्पीच में कहा है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे ये प्रोफेसर साहब की मैं आपके सामने 7 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ। अगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो ये पूरी दुनिया की हेल्थ का मसला है, ये खाली अमेरिकन की बात नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया की हेल्थ का मसला है। हम अपने इलाकों में, चाहे यूरोप में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, हम यंग मौतें बहुत देख रहे हैं और वो नेचुरल डेथ होती हैं, यानी बीमारियों से और उससे होती हैं। सुनिए ज़रा ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग। My name is Peter Gertje. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors, because any drug may come with 20, 30 or 40 warnings, contraindications, precautions, and so on. No doctor in the world knows about all this. So they give patients drugs that they should not have given them, that interact dangerously with other drugs or food items or so on. And then the patients die. That's the other half. So the other thing I found out 2 years ago was that much of what the drug industry does fulfills the criteria for organized crime in US law. And they behave in many ways like the mafia does. They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person, even including ministers of health in some countries. So there is a huge amount of corruption. In my country, for example, Denmark, we are regarded as having very little corruption. But yet we have thousands of doctors on industry payroll, although we are just 20,000 doctors. So this is an effective kind of corruption. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They don't buy junior doctors. So when several thousands are on industry payroll, it's really, really bad. And that's why I wrote my book, Deadly Medicines and Organized Crime, How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. I hope to convince patients not to take so many drugs, because so many die from the drugs they take. In my country, people take so many drugs that every single citizen can be in treatment with 1.5 drugs from they are born till they die. This is incredible. And drugs are not that helpful. And they kill very many of us. We know that. That's why drugs are the third major killer after heart disease and cancer. So what we need in the coming years is to take far fewer drugs than what we do currently. If we did that and we were careful, then we could live longer and live better lives. Because drugs have many side effects, and patients often don't realize that when they become worse, that it could be a side effect of the drug, which they continue taking because that's what their doctors tell them. So when I was a specialist in internal medicine, what I very often did was that I stopped a lot of drugs, particularly in elderly people, and it's quite revealing to see a bedridden elderly person come into your ward, and when you stop the drugs, I mean, that person becomes many years younger. And many of these drugs affect the brain, and old people tolerate that very, very badly. They fall, and when they break a hip, 1/4 of them die. And for example, antidepressant drugs are used in more than 10% of our elderly. And they seem to kill 3% of them every year. I mean, if 100 old people take an antidepressant for 1 year,
3% of them will die because they fall and break their hip. This is a huge death rate. So a lot of other drugs and antidepressants also make people fall and kill them. And they may affect your cognition, your memory, and all these things. And then they interact in ways that we know almost nothing about. Very many elderly, they take more than 5 drugs a day. And we actually don't know how these drugs interact with each other. What we do know is that all drugs have many effects in the body, and some of them interact also in their metabolism, so that you can get a too high concentration of a drug if you take other drugs simultaneously. So we make a lot of harms that we don't even recognize. I have a pretty colorful collection of things people have called me during all these years. And sometimes journalists have asked me, why do you always look up controversy? And my reply is, I don't. Controversy looks me up. Because it's not popular to tell the truth in healthcare. You will get a lot of enemies. Because a lot of people make money on false premises. Doctors and industry alike. And our drug regulators and our politicians, they are on board on this wagon. So very few people are independent of money in healthcare. And of course, I have attacked a lot of holy cows during my career, and people have screamed loudly. In a French journal, I was called a statistical masturbist, because I showed with statistics that mammography screening didn't work and things like that. And I was even accused of scientific misconduct by the Association of the Danish Pharmaceutical Industry, which was completely ludicrous. It was harassment from beginning to end. They came with vague arguments that we cannot recognize the conclusions in your study. And they could have come up with numbers and said, these numbers are wrong. They didn't do anything. It was only harassment. It lasted 18 months, I think, the whole thing. And then when we were acquitted, I made sure that this nasty behavior was described in the British Medical Journal. So after that, they haven't come so much after me, the Danish drug industry. And when my book about organized crime came out, they just lied about it, as they always do. That my examples were old, they went back 90 years and so on. But, you know, where I demonstrate that what the 10 biggest companies do is organized crime. These examples, they were from within the last 10 to 15 years. That's not old examples. And the crimes have increased because when crime pays, you will have more crime. That's how capitalism works.